हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 29वीं क्लास है। 29वीं क्लास में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आज ये हमारा लास्ट टेस्ट का टॉपिक है। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संपूर्ण इतिहास रहेगा। पहले आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोगों तक मेरी आवाज सही से पहुंच रही है, आप लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है, क्लास मेरी सही से चल रही है। क्योंकि आज यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, बारिश के कारण नेट बड़ा खराब चल रहा है। इस कारण हो सकता है क्लास थोड़ी रुक कर चले। तो पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी तक मेरी आवाज सही से पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और आपके पास जो वीडियो चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये टॉपिक आपका पता ही है, क्योंकि कल ही मैंने आपको उदय और कांग्रेस के उदय के बाद जो क्रांतिकारी और गांधी युग है उससे संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से यहाँ पे हम 20 क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। बाकी 30 क्वेश्चनों के लिए आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का तरीका मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आप लोगों को 499 रुपए में प्राप्त होगी। कहाँ से आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो? आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर पाओगे। टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। साथ ही साथ में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है। वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला, क्योंकि मुझे क्लास आज जल्दी करनी है क्योंकि नेट की स्पीड बहुत धीमी है, इस कारण थोड़ी क्लास में आज जल्दी करूंगा। कि हमारे जो टेस्ट के टॉपर है मैं उनका आपको डेली नाम बताता हूँ। आज के जो टॉपर है उनका नाम है हरि कृष्णा चौहा जी, इन्होंने 38 क्वेश्चन ठीक किए हैं। सेकंड जो टॉपर है उनका नाम है शिवम श्रीवास्तवा जी, इन्होंने 33 क्वेश्चन ठीक किए हैं। थर्ड रैंक पे जो टॉपर है उनका नाम है आपका स्वप्निल महालाला जी, इन्होंने 30 क्वेश्चन ठीक किए। और फोर्थ रैंक पे जो टॉपर है उनका नाम है आशीष विजयवाल जी, इन्होंने 29 क्वेश्चन ठीक किए। और फिफ्थ रैंक पे जो टॉपर है उनका नाम है युगेंद्र तंवर जी, इन्होंने 28 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अच्छी तैयारी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करते रहिए। और जो भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो लोग भी लगातार टेस्ट देते रहिए ताकि आप अपना मूल्यांकन सही से कर पाएं। आज की क्लास हम स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपको है कि यहाँ कथन निम्न में से किस गवर्नर जनरल का है कि भारत को तलवार के दम पर हमने विजित किया है और तलवार के बल पर ही भारत की क्या की जाएगी, आपकी रक्षा की जाएगी। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा आपका कथन भी है, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे अंग्रेज गवर्नर जनरल हमारे भारत में रहे हैं। उनमें से एक गवर्नर जनरल ने कथन बोला था कि भारत को तलवार के दम पर विजित किया है और उसकी जो हम रक्षा करेंगे वो भी किसके दम पे करेंगे, तलवार के दम पे। तो सबसे पहले हम उस गवर्नर जनरल की बात करते हैं कि कौन वह गवर्नर जनरल था। उस गवर्नर जनरल का नाम था आपका क्या, लॉर्ड एल्गिन। ध्यान रखिएगा क्या नाम है उसका, तो उसका जो नाम है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था, इसका जो शासन काल अगर आप देखोगे कि कब से कब तक इसका शासन काल है, तो 1894 से 1899 तक इनका क्या रहा है, आपका शासन काल रहा है। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही यह कथन बोला था कि भारत का जो हमने तलवार के दम पर विजित किया और इसकी जो हम रक्षा करेंगे वो भी किसके दम पे करेंगे, तलवार के दम पे। तो ये जो कथन बोलने वाले व्यक्ति है उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सभी सोच समझ के दीजिएगा। क्वेश्चन है आपको महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी युग भी आज हमारा टॉपिक है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था। मैंने महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह नहीं पूछा है, क्योंकि आपसे पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो आप सभी को इसका आंसर पता होता है कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो आपका चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था। अगर हम महात्मा गांधी के जन भाषण की बात करें तो जो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था वो दिया था आपका 6 फरवरी 1916। समय का वह आपका, इसका जो समय है वो है आपका 6 फरवरी 1916 को। यहाँ पे जो बनारस में आपका, तो आप कहोगे कि सर बनारस में ये क्यों पहुंचे, तो बनारस में आप जानते हो 1912 के 16 के समय तक जो हमारे गवर्नर जनरल रहे
उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग जो थे बनारस में एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आए थे। उस विश्वविद्यालय के उद्घाटन करने जब लॉर्ड हार्डिंग आए थे, उसी समय महात्मा गांधी ने अपना पहला कह दिया था आपका जन भाषण दिया था। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए, जबकि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आपसे पूछा जाए, तो पहला सत्याग्रह होगा आपका कहाँ पे, चंपारण में, कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह था। और क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था, तो जो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था वो बनारस या वाराणसी में दिया था, क्योंकि बनारस का ही नाम क्या आपका वाराणसी। आप वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको उनका लोकसभा क्षेत्र भी पता करना हो कि लोकसभा क्षेत्र उनका कौन सा, उनका जो लोकसभा क्षेत्र वो कौन सा आपका वाराणसी, तो हमेशा वाराणसी से ही क्या लड़ते हैं, आपके चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर वाराणसी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप दीजिएगा। किन व्यक्तियों ने कैबिनेट था। आप अगर जब भारत का इतिहास पढ़ते हो तो संवैधानिक इतिहास जब आप पढ़ते हो तो संवैधानिक इतिहास में आपको कई सारे ऐसे मिशन हमारे भारत में आते हैं, क्योंकि आपको 3 मिशन का नाम तो मैं बता ही देता हूं। एक आपका जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव का नाम था आपका क्या, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद एक जो मिशन आया था, उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स के बाद जो कैबिनेट मिशन आया था, 3 मिशन आपके संविधान बना उससे पहले भारत में आया। अगर हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें कि जो अगस्त प्रस्ताव है आपका ये किस समय का है, तो जब आप 1940 का समय देखते हो, 8 अगस्त 1940 को यहाँ पे भारत में क्या आया था आपका अगस्त प्रस्ताव। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। और अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था आपका कब, 1946 में। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव ये दोनों प्रस्ताव क्या रहे थे आपके, असफल रहे थे। अगस्त प्रस्ताव में बोला गया था कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, लेकिन क्रिप्स मिशन भी यहाँ पे क्या हुआ था आपका, फेल हुआ था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे महात्मा गांधी थे, इन्होंने बोला था आपका पोस्ट डेटेड चेक, और जो जवाहरलाल नेहरू थे क्रिप्स मिशन को बोला था कि एक ऐसी बैंक का चेक है जो क्या है आपका डूबने वाला। उसके बाद में ब्रिटेन में सरकार परिवर्तित हुई। ब्रिटेन में जब सरकार बनी तो आपकी यहाँ पे क्लीमेट एटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने, और क्लीमेट एटली ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जब मेरी पार्टी की ब्रिटेन के अंदर सरकार आएगी तो मैं भारत को क्या कर दूंगा, स्वतंत्र घोषित कर दूंगा। तब क्लीमेट एटली ने भारत में एक मिशन पहुंचाया, उस मिशन का नाम था आपका क्या, कैबिनेट मिशन। तो ध्यान रखिएगा, इस कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारी संविधान सभा बनी। अंतरिम सरकार का क्या हुआ आपका गठन हुआ, जिस अंतरिम सरकार के अंदर जो आपके अध्यक्ष हुआ करते थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने कैबिनेट मिशन के, अगर हम सदस्य की बात करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने सदस्य का नाम पूछा है, तो 3 सदस्य थे यहाँ पे। एबी अलेक्जेंडर, ध्यान रखिए, एक व्यक्ति का नाम था एबी अलेक्जेंडर, दूसरे व्यक्ति का नाम था आपका पेंथिक्लॉरस, और तीसरे जो व्यक्ति थे जो कि क्रिप्स मिशन के भी अध्यक्ष थे, उनका नाम था आपका क्या, स्टैटफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्तियों का क्या था आपका प्रस्ताव था या कैबिनेट मिशन था। तो इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग यहाँ पर सदस्य थे। इन तीनों व्यक्तियों के आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये जो तीनों व्यक्तियों में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विलियम वुड आपका कहीं पर भी नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर विलियम वुड दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर। बारिश के कारण नेट थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा हो सकता है कभी कभी बफरिंग होगी, लेकिन क्लास आपकी रहेगी, क्लास में जल्दी कवर कर दूंगा। क्वेश्चन आपका 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। आपको पता होना चाहिए कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी। 3 जून 1947 को उस योजना का नाम था आपका क्या, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित करने की बात की गई थी। एक आपका भारत में, क्योंकि 2 स्टेट को हम संप्रभु देश बना देंगे, एक भारत होगा और दूसरे का नाम होगा आपका क्या, पाकिस्तान। फिर इन दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा रेखा आयोग का क्या किया गया, आपका नियमन किया गया। तो जो सीमा आयोग था, जो संदर्भ में जो नियुक्त सीमा आयोग था, अगर हम उसके अध्यक्ष की बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका क्या, रेड क्लिफ। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर रेड क्लिफ लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ या आजाद हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के अंदर अंतिम गवर्नर जनरल थे। अर्थात जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भी जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम भी क्या था, आपका लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन लगाया है उन सभी का आंसर, जिन लोगों ने इसका आंसर रेड क्लिप लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने सीमा आयोग के अध्यक्ष पूछा, ना कि ये पूछा है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसे हम नाम से जानते हैं, 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वहां भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहला नंबर का बिल है। अगर यहाँ पे हम पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बात करें कि पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में किसने बोला था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये जो कथन बोला गया है वहां किसके द्वारा बोला गया, तो ये बोला गया आपके किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और आपको एक और घटना इस पब्लिक सेफ्टी बिल से पता होना चाहिए कि 1928 में जो 3 व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने इस पब्लिक सेफ्टी बिल का क्या किया था, विरोध किया था। और जो उस समय का भवन था उस पर क्या फेंक दिए थे, आपके खाली बेंचों पर बम। तो उसके संदर्भ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को क्या हो गई थी, आपकी 23 मार्च 1931 को फांसी। तो वो भी किस संदर्भ में हुई थी, उनको पब्लिक सेफ्टी बिल के संदर्भ में हुई थी। तो यहाँ पे तो मैंने कथन पूछा है कि विरोध किसने, या ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो किसका है, आपके मोतीलाल। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मोतीलाल नेहरू लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर है। आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। आप जानते हो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के पिता के नाम से जानते हैं। ये जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपको पता है कि एक दलित जाति के व्यक्ति थे, और दलित जाति के व्यक्ति थे तो इन्होंने दलितों के लिए बहुत सारी आपकी आवाज उठाई थी। आप वर्तमान समय में जितने भी इनके संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था देखते हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर, लोकसभा और विधानसभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पार्टियों का क्या किया था, आपका गठन किया था। तो आपको बताना है कि पार्टियों के गठन कौन कौन से इन्होंने किए थे। तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने में या पढ़ने को मिलती है, उसी में आपको इन 2 पार्टियों का नाम आता है। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्योंकि आप जानते हो एसटी की जो पार्टी थी वो भी इन्होंने बनाई थी, आपको नाम ही पता स्पष्ट रूप से मिल रहा है। और जो आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी वो भी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो भी बनाई गई थी किसके द्वारा, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी 2 और 3 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर जो 6 उसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन किया था वो किसने किया था, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। इसमें भी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बाई लैंग्वेज है, आप हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी भी माध्यम को आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जो 2020 का प्रयोग है जिसमें आपका पूरा सिलेबस चेंज हुआ उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। एग्जाम गुरुजी ऐप आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ में जिन्होंने हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का क्या दिया है यहाँ पे डिस्काउंट, तो वो लोग हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हो जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी में कांग्रेस का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो उसी से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है डॉक्टर एम अंसारी के बारे में कि डॉक्टर एम अंसारी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो 1927 में आपका मद्रास अधिवेशन हुआ था, 1927 के मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, डॉक्टर एम अंसारी।
अगर हम बात करें पुरुषोत्तम दास टंडन की, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो 1950 में आपका अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे आपका, नासिक में, उस अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी, आपकी यहाँ पर अध्यक्षता की थी। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके 1925 में, जो आपका कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी क्या की थी, आपकी अध्यक्षता। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सरोजिनी नायडू है प्रथम भारतीय महिला, मैंने प्रथम महिला नहीं बोला है, मैंने बोला है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो कांग्रेस की जो अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला है उनका नाम है आपका क्या, सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो उनका नाम है आपका क्या, एनी बेसेंट। आप एनी बेसेंट को होम रूल लीग आंदोलन से भी जानते हो, क्योंकि आप जानते हो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन आपका चला था, और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 1916 में, जो आपकी कांग्रेस पार्टी और जो आपकी मुस्लिम लीग थी, इन दोनों के बीच तिलक और एनी बेसेंट ने क्या करवाया था, आपका समझौता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 1917 का अधिवेशन था, उस 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उस कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी, आपकी अध्यक्षता। तो दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन सी है, तो कांग्रेस की जो अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, उनका नाम है एनी बेसेंट। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो वो है आपकी कौन, सरोजिनी नायडू। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो जो कानपुर में 1925 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी आपकी किसने, सरोजिनी नायडू ने। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं तो ये अधिवेशन इनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि आगे जब आप एक क्वेश्चन और आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, इसके जो जस्ट बाद हुआ था, उस अधिवेशन की घटना आपको पता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई थी। उस अनबन का महत्वपूर्ण कारण क्या था, महात्मा गांधी जो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस की अध्यक्षता करे, उसी को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने फिर आपका कांग्रेस छोड़ दी थी, फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में ही। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने एक बार सम्मेलन की अध्यक्षता की, वो सम्मेलन था 1938 का सम्मेलन, और वो सम्मेलन हुआ था आपका कहाँ पे, हरिपुरा गुजरात में। समय कहाँ का है उसका, तो 1938 है, और किस स्थान पे हुआ था वहां सम्मेलन, तो वहां सम्मेलन हुआ था आपका कहाँ पे, हरिपुरा गुजरात में। यहाँ पे अब आपको इसका सही विकल्प जो बताना था, क्योंकि डॉक्टर एम अंसारी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो था आपका मद्रास अधिवेशन। अगर हम पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें कि पुरुषोत्तम दास टंडन ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो था आपका नासिक। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आपका 4। तो आपको दो ही विकल्प से पता चल गया कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर सही होगा आपका क्या, सी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस रूप में, ध्यान रखिएगा, नाम से स्पष्ट लग रहा है ये उषा मेहता कोई महिला नहीं है, श्रीमती नहीं है, श्रीमान जी हैं ये उषा मेहता। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्योंकि आप जानते हो 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितने भी बड़े बड़े नेता, जो महान नेता थे, महात्मा गांधी हुए, आपके राजेंद्र प्रसाद हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, इन सभी को क्या कर लिया गया था, आपको गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके सबको क्या कर दिया, कहाँ पे, जेल में रख दिया गया। फिर इस आंदोलन की जो बागडोर संभाली थी वो स्थानीय लोगों ने संभाली थी, और स्थानीय लोगों ने इस आंदोलन का बहुत अच्छे से क्या किया था, आपका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कहा था, तो इन्होंने गुप्त रेडियो के माध्यम से क्या किया था, संचालन किया था, लोगों को क्रांति या आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, आपका प्रेरित किया था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कुछ व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको अलग से भी याद रखना पड़ेगा, उसी में एक व्यक्ति का नाम आता है आपका क्या, उषा मेहता। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों, क्योंकि इसका जो हरिपुरा अधिवेशन है, इसकी जो एक लिंक जुड़ती है वो भारत की इकोनॉमी से जुड़ती है, क्योंकि जब आप भारत में इकोनॉमी पढ़ते हो और इकोनॉमी में जब आप नियोजन व्यवस्था पढ़ते हो, उस नियोजन व्यवस्था में आपको इस अधिवेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अधिवेशन क्या था और इस अधिवेशन की क्या विशेषता थी। समय याद रखिएगा, 1938 का अधिवेशन है, और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये अधिवेशन हुआ था आपका हरिपुरा में।
और पीएससी के कई बार जो आपके अदर राज्यों या अदर स्टेट के पीसीएस है उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हरिपुरा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो हरिपुरा आता है आपका कहाँ पे, गुजरात में। और इसके बाद का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ पे, जबलपुर में। और जो मध्य प्रदेश का जबलपुर, जो सांस्कृतिक राजधानी है मध्य प्रदेश की जबलपुर, जबलपुर के अंतर्गत ही आता है आपका क्या, त्रिपुरी। लेकिन हम बात करें 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की, इस अधिवेशन की ध्यान रखिएगा, अगर हम अध्यक्षता की बात करें कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। जब इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय आपके भारत में नियोजन प्रणाली के लिए, क्योंकि अब हम भारत आजाद होने की स्थिति पे आ चुका था, अंग्रेजों से हम धीरे धीरे मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तो अब हमें देश का विकास करना था। और देश का विकास करें तो हम कैसे नियोजन प्रणाली को अपनाएं, किस देश की नियोजन प्रणाली को अपनाएं, इसके लिए हमने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नियोजन प्रणाली का क्या किया था, आपका गठन। और इस नियोजन प्रणाली की सिफारिश के आधार पर ही आपको पता है 15 जो आपकी 1950 का समय, शायद 15 मार्च 1950 है, 15 मार्च 1950 को हमने किसका गठन किया था, आपके योजना आयोग का। और ये योजना आयोग हमारे देश के अंदर क्या बनाता था, आपकी योजनाएं बनाता था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नियोजन समिति का गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता, तो नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी थी, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें योजना आयोग की अवधारणा को क्या किया गया था, आपका प्रस्तुत किया गया था। और हमने किस देश की नियोजन प्रणाली को अपनाया, तो हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो रूस के अंदर आपका गॉस प्लान अपनाया गया था उसी नियोजन प्रणाली को हमने हमारे देश के अंदर अपनाया, क्योंकि रूस एक ऐसा देश था जो 1929 की महामंदी पे बहुत अच्छे से उसने काम किया था। और उस 1929 की महामंदी का उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हमने रूस की नियोजन प्रणाली को हमारे देश के अंदर अपनाया था। तो नियोजन प्रणाली का जो गठन आप अगर लिंक मानते हो तो ये 1938 के अधिवेशन से, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कहाँ पे हुआ था आपका, ये हरिपुरा में। और हरिपुरा कहाँ पे आता है, आपके गुजरात में। इसलिए यहाँ पे जिन लोगों ने योजना आयोग की अवधारणा लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही है। अब आप जानते हो ये जो पूना पैक्ट है ये 1932 का है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जबकि ये पूना पैक्ट समझौता ये था, ये आपका कब का था, ये 1932 का था। यरवादा जो जेल थी आपकी, यरवदा जो जेल है, उस यरवदा जेल के अंदर आपके जो महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, एक जो व्यक्ति थे महात्मा गांधी और जो दूसरे व्यक्ति थे आपके भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, आपका समझौता हुआ था। क्योंकि भीमराव अंबेडकर की मांग थी कि जो दलित होते हैं उनके लिए अलग निर्वाचन प्रणाली, जो आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पढ़ते हो 1909 के अधिनियम के तहत, जिस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी फूट डालो राज करो की नीति। तो भीमराव अंबेडकर का भी ये बोलना था कि जो दलित होते हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की जाए, क्योंकि 1909 के अधिवेशन में जो निर्वाचन प्रणाली थी वो ओनली किसके लिए थी, आपके मुस्लिमों के लिए, कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन होगा और उसमें वोट भी कौन डालेंगे, ओनली मुस्लिम। वहीं चाहते थे भीमराव अंबेडकर की दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली का क्या किया जाए, आपका प्रारंभ किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात का क्या किया, विरोध किया। बाद में इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसी समझौते को बोला जाता है आपका क्या, पूना पैक्ट समझौता। और इसी समझौते के तहत ध्यान रखिएगा, जो अनुसूचित जाति जनजाति या दलित वर्ग जो थे इनकी सीटें क्या कर दी गई थी, आपकी आरक्षित, कि जितनी भी सीटें होगी इतनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी और कुछ सीटें उसके अंदर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी, कोई अलग उनके लिए निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पर त्याग कर आरक्षण प्रणाली को क्या किया गया था, आपका अपनाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आरक्षण था वो राजनीति से संबंधित आरक्षण था, ना कि आपकी शिक्षा से संबंधित आरक्षण। तो यहाँ पे मैंने आपके एक ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, गलत कथन है आपका, यहाँ पे दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं, उनको किसी प्रकार का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं कही थी, बल्कि राजनीति में उन्हें आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको सही कथन नहीं बताना था या असत्य कथन बताना था कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो इन सब में जो असत्य कथन है वो कौन सा है, आपका ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी।
आपको ये दो आपके उसमें भी याद रखनी है, क्योंकि दो बार आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। एक हुई थी आपके 1924 में, और एक जो समय था वो था आपका कब, 1928। 1924 की जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके कानपुर में, और 1928 के जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी आपकी, तो वो हुई थी आपकी कहाँ पे, दिल्ली में। अब आपको ये बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थापना की गई थी वो की थी आपकी किसने, तो यहाँ पर वैसे जो अगर इस वाले को देखें तो ये वाली तो थी आपकी सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में जो कानपुर में स्थापित हुई थी उसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में स्थापित हुई थी, ये स्थापना करने वाले 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था आपका क्या, भगत सिंह, दूसरे व्यक्ति का नाम था आपका छबिलदास, और तीसरे व्यक्ति का जो नाम था वो था आपका क्या, यशपाल। तो जिन लोगों ने, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपसे स्थान पूछा है कि किस स्थान पे 1928 की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो वो स्थापना हुई थी आपकी कहाँ पे, दिल्ली में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर दिल्ली लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिएगा। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? ये मेरे अनुमान से पीएससी 2016 या 17 के प्री का क्वेश्चन है कि जो चिटगांव आर्मरी रेड है, क्योंकि जो चिटगांव था वहां पे एक आपका ये जो आपके शस्त्र वगैरह का एक स्थान था या एक भवन था, उस भवन को एक व्यक्ति ने लूटा था, और उस व्यक्ति को बाद में क्या कर दे दी गई थी आपकी 1934 में फांसी। उसे व्यक्ति ने जो स्थान को लूटा था वो लूटने का समय था आपका कब, 1930। ये एक व्यक्ति है, और पीएससी ने यही क्वेश्चन पूरा हुबहू ऐसा के ऐसा ही आपका दिया हुआ था। तो उन व्यक्ति का नाम था आपका सूर्यसेन। सूर्यसेन ने जो चिटगांव आर्मरी रेड था उस पर क्या करा था, आपका ढाबा बोला था, और उस स्थान को क्या कर लिया गया था, लूट लिया गया। बाद में इन्हें क्या किया गया, आपका गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके 1934 में इन्हें क्या दे दी गई, आपकी फांसी। तो चिटगांव आर्मरी रेड या चिटगांव शास्त्रागार ढाबे से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो उन व्यक्ति का नाम है आपका क्या, सूर्यसेन। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर होगा आपका क्या, सूर्यसेन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। आपको ये बताना है कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय जो साइमन कमीशन बना था, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी। आपको साइमन कमीशन के बारे में बता देता हूं कि साइमन कमीशन क्यों आया था, क्या कारण से साइमन कमीशन को भारत में लाया गया। तो अगर हम देखें कि आपको पता होगा एक अधिनियम आपके समय में 1919 में आया था, उस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 2 अधिनियम गवर्नर जनरल और राज्य सचिव के, भारत सचिव के नाम से आए थे 1909, जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार, और एक अधिनियम था 1919 का जिस अधिनियम का नाम था आपका क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष के पश्चात, कितने वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के पश्चात, अर्थात 1919 था, तो यहाँ पे 1929 के समय में हम एक आयोग का गठन करेंगे। वहां आयोग भारत में जाके इस बात की समीक्षा करेगा कि भारतीय को कौन कौन से अधिकार दिए जाए, और भारतीयों को अधिकार दिए जाए तो उनका प्रारूप क्या हो। लेकिन अगर 1919 में अधिनियम हुई थी और 10 वर्ष बाद उसकी नियुक्ति होनी थी, वो तो होनी थी 1929 में, लेकिन उसकी नियुक्ति कर दी गई 1927 में। इसका कारण ये था क्योंकि 1929-30 के समय ब्रिटेन में चुनाव होने थे, और उससे पहले जो ब्रिटेन के अंदर सरकार थी उस सरकार को ये अनुमान लग गया था कि 1929 में हमारी सरकार नहीं आएगी, और ब्रिटिश किसी भी प्रकार या किसी भी तरीके से भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको जिस पार्टी की सरकार लग रही थी, लेबर पार्टी की, उनको पता था कि उसका रुख भारत की तरफ उदारवादी और वो भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने 1927 में उस आयोग की नियुक्ति कर दी, और उस आयोग का नाम था आपका क्या, साइमन कमीशन आयोग। ये साइमन कमीशन आयोग आपको पता है फिर भारत पहुंचा 1927 में, 1927 में इसकी नियुक्ति हुई। 28 में आपका ये भारत आया, फरवरी 1928 में, और इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ था, आपका विरोध हुआ था। और इसका विरोध जो किया था वो क्यों किया गया था, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सदस्य थे सारे के सारे क्या थे, आपके अंग्रेज। और इसके विरोध का एक मुख्य कारण ये था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। जब भारतीयों को शामिल नहीं किया गया तो भारत के ही संविधान और भारत के ही लोगों के अधिकारों के बारे में आपको भारत का बताना है, और उसमें अगर आप किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं करोगे तो आप भारतीयों की वास्तविकता के बारे में कैसे जान पाओगे। इसलिए बाद में इस अधिनियम का बहुत ज्यादा आपका विरोध हुआ था। आपको पता भी है लाहौर में लाला लाजपत राय की
जो आपके अंग्रेज सैनिक थे उनके डंडे खाने से क्या हुई थी, आपकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए जो 1919 का अधिनियम था, जिस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उस अधिनियम की समीक्षा के लिए इसकी क्या हुई थी, आपकी नियुक्ति। वैसे होना 29 में था, लेकिन वहां की जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने किस समय इसकी नियुक्ति कर दी, तो उसने जो नियुक्ति कर दी वो कब कर दी, 2 वर्ष पहले 1927 में। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का क्या है डिस्काउंट, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी। 1 लाइनर क्वेश्चन है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आपके लिए आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी वो की गई थी एस.एन. बनर्जी के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। आपको पता है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का यहाँ पे गठन किया गया था, और जो फ्री इंडियन लीजन सेना का गठन करने वाले जो व्यक्ति थे उन व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आपके 1941 में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का क्या किया था, आपका गठन किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी, आपकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे फ्री इंडियन लीजन नामक सेना 1941 में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये सेना बनाई गई थी आपके किसके द्वारा, आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 16, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। आपको रॉलेट एक्ट के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ और रॉलेट एक्ट क्या था आपका। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के जो पारित होने का समय है वो है आपका कब, 19 मार्च 1919 को आपका ये रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, आपका पारित हुआ था। और इस रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से जानते हैं, जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर सरकार क्या कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी और उसे जेल में भी क्या कर सकती थी, आपकी बंद कर सकती थी। अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में या उनके जो स्वतंत्रता की आग उस समय जगी थी, उस आग को जगी थी, तो उस आग को बुझाने के लिए इस एक्ट को लाया था, और इसी एक्ट का नाम था आपका क्या, रॉलेट एक्ट। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आपका अधिनियम आया था, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट बोला गया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो रॉलेट एक्ट के समय जो आपके गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अभी आपको पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, तो उसी समय आपका ये अधिनियम आया था, उसी समय जो गवर्नर थे वो थे आपके क्या, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आपको पता है खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, उसमें कुछ मुस्लिमों का भी सहयोग था खिलाफत आंदोलन में। एक कारण आपका रॉलेट एक्ट भी था और आपका तुर्की वाला भाग भी था, क्योंकि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के ऊपर जो अधिकार थे ब्रिटिशों ने उन अधिकारों को, जो आपका वहां का खलीफा था उनके अधिकारों को क्या कर दिया था, आपका कम कर दिया था। तो मुस्लिमों ने भी इसमें क्या किया था, आपका सहयोग किया था। तो जो महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन था उसमें एक रॉलेट एक्ट ने भी महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, और एक आपका तुर्की वाला भी, वो भी जो आपका उस समय की घटना थी वो भी आपकी महत्वपूर्ण कारण इसमें मानी जाती है। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि आपको पता है 1919 में यह अधिनियम आया था, और 1919 में ही आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, जिसमें चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पे आपके क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे, तो जिन लोगों ने इसका आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या लॉर्ड चेम्सफोर्ड लगाया है उन सभी का आंसर सही है। मॉन्टेग्यू नहीं होगा, क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे, आपके गवर्नर जनरल। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला, जिसे बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, फिर बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, यह गीत किसने लिखा था। आपको पता है एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे यहाँ पे रहे हैं जिनका नाम है आपका क्या, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने क्या मिला था, आपका
तो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और जब रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जो आपका स्वदेशी आंदोलन था बंगाल विभाजन के विरोध में 1905-6 के दशक में, 1905-6 के समय में, तो उस समय में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनाल बांग्ला नामक गीत लिखा था। और वर्तमान में अगर आप बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान सुनोगे तो यही अमार सोनार जो बांग्ला है, यही आपका बांग्लादेश का क्या है, आपका राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गान है, गीत अलग होता है, यहाँ पे राष्ट्रीय गान है। तो ये लिखा गया था आपके किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला था उस समय आपका ये गीत क्या किया गया था, आपका लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको इन युग्म से ये बताना है कि कौन सा युग इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है। अगर हम इन युग्मों की बात करें कि कौन कौन से युग्म है और क्या क्या आपके समय, अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो वैसे तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी संबंधित है, लेकिन इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था आपका क्या, राजेंद्र सिंह। तो ये विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। अगर हम बात करें अहमदाबाद मील श्रमिक की, तो जो अहमदाबाद मील श्रमिक की हड़ताल थी वो आपकी इनकी नहीं थी, क्योंकि जो अहमदाबाद मील श्रमिक की हड़ताल में महत्वपूर्ण भाग लिया था वो मोरारजी देसाई ने नहीं लिया था। मोरारजी देसाई तो बहुत बाद में आए हुए व्यक्ति है। जो अहमदाबाद मील की मजदूरों की हड़ताल थी उसमें महत्वपूर्ण भाग लेने वाले व्यक्ति थे आपके कौन, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे विकल्प भी क्या होता है, आपका असत्य होता है, क्योंकि ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका कब हुआ था, 1928 में, और इस खेड़ा सत्याग्रह में जो भाग लिया था वो लिया था आपके किसके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिया गया था। और इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि जो खेड़ा की महिलाएं थी उन्होंने इनके आगे क्या लगाया था, आपका सरदार लगाया था। फिर बाद में महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की क्या दे दी गई थी, आपकी उपाधि। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि 1928 के खेड़ा सत्याग्रह के समय ही मिली थी। तो दो विकल्प यहाँ पे सही होते हैं, एक विकल्प 1 सही होता है और दूसरा विकल्प आपका 3 सही होता है। तो सी विकल्प यहाँ पे ठीक है, क्योंकि 1 और 3 सही है। जो बी विकल्प है वो गलत है, क्योंकि अहमदाबाद मील मजदूर की जो हड़ताल थी वो किससे संबंधित थी आपकी, तो वो थी महात्मा गांधी से, जबकि विकल्प में आपको मोरारजी देसाई दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपकी स्क्रीन पर, 1931 में कराची के अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था आपका, तो वो हुआ था आपका कराची। पहली बात तो मैं अगर ये करूं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था। अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं पूछी है। तो 1931 के कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया था उस प्रस्ताव को बनाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो प्रस्ताव जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को बनाकर 1931 के कराची अधिवेशन में क्या किया गया था, आपका पेश किया गया था। और इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में यहाँ से मूल अधिकारों की मांग की गई। जो आप भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ते हो, अनुच्छेद 12 से 35, उसमें से कुछ मूल अधिकारों का खाका इनसे मिलता जुलता था। इसलिए यहाँ पे मैंने पूछा है कि प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था। तो जो प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था आपको पता चल चुका है कि वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 होगा उसका आंसर होगा आपका क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वहां किसके द्वारा की गई थी, तो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का। और आज हमारी क्लास बहुत अच्छे से हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज अपनी क्लास हो पाएगी, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज तो क्लास और भी आपकी अच्छे से हो पाई। क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है और ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। आपको पहले पता होना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए आपके। 12 सितंबर 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को हुआ। अगर हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 7 सितंबर
1931 को। अगर हम तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो हुआ आपका कब, 17 नवंबर 1932 को। पहली बात तो आप ये याद रखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। और फिर आपको पता है 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। फिर उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल की मांग को ठुकरा दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ दिया। फिर उनके लिए आपकी सीटें क्या कर दी गई थी, आरक्षित। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया और वहां दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की क्या कर रहे थे, आपकी मांग कर रहे थे। पहला कथन आपका यहाँ पर सही है। दूसरा कथन देखते हैं, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया हूं कि यहाँ पे नौकरी में आरक्षण की बात नहीं थी, सिविल सेवा में किसी प्रकार का आरक्षण देने की बात नहीं की गई थी। जो आरक्षण देने की बात कही गई थी वो थी आपकी किसमें, राजनीति में, कि इनकी सीटें हम आरक्षित कर देंगे और उन सीटों पर दलित वर्ग के व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे। कोई उच्च वर्ग का या कोई ओबीसी या ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति उस पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर क्या होता है, अभी आपका गलत होता है। और तीसरा विकल्प देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, नहीं, बिल्कुल सही कथन है। सिर्फ कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 को, उसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में। ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो यहाँ पे बी जो अगर आप कथन देखोगे तो 2 कथन यहाँ पर सही है, 1 और 3 कथन सत्य होता है क्योंकि यहाँ पर भाग नहीं लिया था, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरे में नहीं लिया था। तो 1 और 3 यहाँ पे कथन सही होते हैं, इसलिए जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 20 का होगा आपका क्या, सी। ये हमारी टेस्ट सीरीज जिसका डिस्कशन अभी आप देख चुके हो, 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको पूरी ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है, वो 399 में हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। हमारे प्रिंटेड नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप एग्जाम गुरुजी ऐप का यूज कीजिए, वहां से आप हमारे प्रिंटेड नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। 5 से 6 दिन के अंदर आपके घर नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। इससे पहले लॉकडाउन के कारण नोट्स पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, सभी चीजों की डिलीवरी आपकी हो रही है। तो 998 रुपए में आपके घर ये नोट्स पहुंच जाएंगे 6 दिन के अंदर। 12 से 13 बुकलेट आपको मिलेगी और सारी बुकलेट जो होगी वो न्यू सिलेबस के अनुसार होगी। हमारा वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगे और साथ में प्रिंटेड नोट्स भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे 2999 रुपए में। तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके ये सभी चीजें परचेज कर सकते हो। कल की जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा वो मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास होगा, इसलिए अभी तक भारत का संपूर्ण इतिहास होगा, इसलिए अभी तक आपने जितना भी इतिहास पढ़ा पूरा आप रिवीजन करके आइएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।